हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम लोग कर रहे हैं PYQ सीरीज। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट में से छांटे हुए कुछ सवाल्स बनाते हैं। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, बताइए क्या है आंसर इसका। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि डिफाइन वन टेस्ला यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हैं कि ये यदि हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q, इस चार्ज पार्टिकल के पास है वेलोसिटी v, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज Q टाइम्स ऑफ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। ये तो वेक्टर एक्सप्रेशन है। आप इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा। तो यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स अपॉन Q इंटू V इंटू साइन थीटा। ठीक, चलिए यदि मैं एक बार के लिए ऐसा बोल दूं कि चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है 1 कूलम, मतलब एक यूनिट चार्ज वो भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से इतने एंगल पर, मतलब एंगल थीटा जो है वो एंगल थीटा किन दो चीजों के बीच का एंगल है? तो वो थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। मैं एक बार के लिए कह रहा हूं कि थीटा हमारा ऐसा है कि साइन थीटा 1 है, यानी कि थीटा 90 डिग्री का है। ठीक, यदि ये नीचे वाली तीनों चीजें 1 1 1 बना दूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दी मूविंग चार्ज होगा। तो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल which is having velocity of 1 meter per second and moving at an angle of 90 degree to the magnetic field। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि एक टेस्ला 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जो सेम एज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल है। कब का फोर्स? तो जब किसी चार्ज पार्टिकल के पास जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है, वो भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, और एंगल थीटा जो है वो एंगल थीटा 90 डिग्री का। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बताइए दूसरा सवाल। अगला सवाल यह है कि स्ट्रेट वायर है जिसका मास है 200 ग्राम, लेंथ है 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? तो ये है हमारे पास कोई एक स्ट्रेट वायर। इस स्ट्रेट वायर के लिए जो मास की वैल्यू है वो मास है 200 डिवाइडेड बाई 1000 kg। तो ये मास है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करता है, दैट वेट इज इक्वल टू mg। ये m है, लेकिन ये रिमेन सस्पेंडेड है। रिमेन सस्पेंडेड मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में क्यों होगा? क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स काम कर रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जरूर से ही वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, क्योंकि वेट तो हमेशा नीचे लगेगा। वेट को बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो ऊपर ही लगना चाहिए। तो एक बार के लिए मैं करंट इसमें ऐसा मान लेता हूं। यदि करंट मैंने ऐसा मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स L क्रॉस B से आता है, हेंस इस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड होगा प्लेन के अंदर। ओके, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू वेट। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इज BIL sin 90। sin 90 इज 1, दिस इज इक्वल टू वेट mg। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? B की वैल्यू बताओ। तो B इज इक्वल टू m इंटू जी डिवाइडेड बाई I इंटू L। ओके, mg की वैल्यू, तो mg हो गया हमारे पास 200 बाई 1000, g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई I इंटू L। तो करंट है हमारे पास 2 एम्पियर का, और लेंथ है 1.5 मीटर का। ठीक है, ये लीजिए कितना आ गया? तो ये 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया, 2/2। तो ये आ रहा है डेसिमल, इसको उड़ा देते हैं ऊपर, 10। तो ये आ रहा है 2/3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है 2/3 टेस्ला के बराबर। ठीक है, 2/3 यानी कि 0.67 टेस्ला। ठीक, नेक्स्ट बताइए।
अगला सवाल हमारे पास ये है कि क्या है कि चार्ज पार्टिकल है, आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v enters in a uniform magnetic field moves in a circle of radius r। तो जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से प्रोजेक्ट होता है कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का हो, दैट इज नॉर्मली, तो वहां पर रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोगों ने याद कर रखा है, रेडियस इज mv/qb होता है। यही mv आपका लीनियर मोमेंटम होता है। आप इस रेडियस को लिख सकते हैं, दिस इज लीनियर मोमेंटम p डिवाइडेड बाई q इंटू बी। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है कि लीनियर मोमेंटम इज √2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई qb। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता ही है। काइनेटिक एनर्जी का ही दूसरा फॉर्मूला होता है, दिस इज √2m। काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखते हैं चार्ज q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस v डिवाइडेड बाई qb। तो ये रेडियस के चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v। तो जब इस v को हम लोग 2v करेंगे तो रेडियस √2r हो जाएगा, रेडियस √2r हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। मतलब यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है पॉजिटिव x एक्सिस की दिशा में। ठीक है, इट एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव z। यानी मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, प्लेन में अंदर। ठीक है, ड्रॉ द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एंटरिंग द फील्ड। तो शेप के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी। फोर्स की डायरेक्शन का मतलब यह है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज q टाइम्स ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो v वेक्टर की तरफ फिगर अलाइन कीजिए, b वेक्टर की तरफ कर्ल कीजिए। थंब आ रहा है ऊपर, लेकिन फिर याद आया कि चार्ज पार्टिकल तो आपका इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर फोर्स ऊपर नहीं बल्कि नीचे होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स v क्रॉस b का जस्ट उल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे, फोर्स नीचे। जिधर फोर्स होता है उधर ही तो सर्कल का सेंटर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसा, ऐसा बाहर चला जाएगा, ऐसा, एज्यूमिंग कि इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल राइट हैंड रूल से भी कर सकते हैं। ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड के हमारे जो फर्स्ट 3 फिंगर्स हैं, इसमें ये याद रखने के लिए मैंने बताया भी था, दिस इज फादर मदर चाइल्ड। फादर F स्टैंड्स फॉर फोर्स, मदर M मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड C करंट। तो करंट इलेक्ट्रॉन्स मोशन के ऑपोजिट दिशा में होगा। तो सबसे पहले अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन कर लीजिए, राइट। और ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी किसी पॉजिटिव चार्ज की है या करंट की है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहां है, यदि इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस दिशा में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये आप ऐसा कर देंगे, मतलब इंडेक्स फिंगर अभी कहां जा रहा है, अंदर, और सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी की तरफ। तो थंब कहां रहा है, नीचे। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगा है, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा है नीचे। जिधर फोर्स लगता है उधर ही सर्कल का सेंटर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसी ट्रेजेक्टरी फॉलो करता हुआ यहां से ऐसा बाहर आ जाए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट बताइए। तो अगला सवाल हमारे पास ये है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, चार्ज है q, मूविंग विथ वेलोसिटी v, इंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट अफेक्टेड? हाउ डज इट्स काइनेटिक, ये तो थ्योरी में भी करवाया कि भाई वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज कितना होता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज होता है 0। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। ये जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर, वो प्लेन, जिस प्लेन में v और b वेक्टर होता है उससे 90 डिग्री के एंगल पर होता है। समझ रहे हैं? तो यदि फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए एक बार। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी मैग्नेटिक फील्ड ने यदि कोई वर्क नहीं किया है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि स्पीड इनिशियल विल बी सेम एज स्पीड फाइनल। यानी कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल सकता है, मैग्नीट्यूड को नहीं बदल सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन तो बदलेगा, हेंस वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, हेंस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अगला बताइए क्या करना है अगले सवाल में। तो अगला सवाल है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। तो कंपेयर देयर रेडियाई, मतलब आपको बताना है रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो रेडियस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे अंडर रूट टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन m ही होता है, अंडर रूट 2m के ही। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v डिवाइडेड बाय qb। ठीक है भाई, रेडियस का मैं अभी कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी को q इंटू v लिख दिया है डिवाइडेड बाय qb। ठीक है, to the radius of neutron is under root 2, mass of neutron is 2m, charge is e, accelerating potential is v, सबके लिए सेम है, by e into b, to the last वाला alpha particle which is under root 2, alpha particle का mass है 4m, charge है 2e, accelerating potential है v divided by 2e into b। ठीक है, तो ये 2mev से 2mev से 2mev कैंसल आउट हो गया, eb से eb कैंसल आउट हो गया। तो ये आ रहा है हमारे पास 1/√2 रेशियो 2√2/2। तो ये आ रहा है हमारे पास 1/√2 रेशियो √2। ठीक है, ओके नेक्स्ट बताइए। तो अगला सवाल क्या है कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम लोगों ने पहले भी कई बार लिख लिया है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज q चार्ज टाइम्स ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर विच इज सेम एज, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है q इंटू v इंटू b इंटू साइन थीटा। ये थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। दूसरे पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक तो न्यूट्रॉन है, दूसरा अल्फा पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन है मूविंग विथ वेलोसिटी, सॉरी a neutron, electron and alpha particle moving with equal velocities enter in a uniform magnetic field going into the plane of the paper as shown. Trace the path of these particle and justify your answer. तो पाथ ट्रेस करने के लिए न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, यदि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है तो वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड जाएगा क्योंकि उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ही नहीं लगेगा। ओके यदि हम लोग बात करें अल्फा पार्टिकल के बारे में तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है +2e, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो फोर्स के लिए v क्रॉस b, ये ऊपर की तरफ फोर्स आया, जिधर फोर्स होता है उधर ही सर्कल का सेंटर होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसा घूमकर ऐसा बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए v क्रॉस b ऊपर नहीं नीचे होगा क्योंकि इसका चार्ज तो नेगेटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा। कुछ नोटिस किया आपने, मैं अल्फा पार्टिकल का रेडियस तो थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, दिस इज रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन का तो रेडियस काफी छोटा दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू m इंटू वी डिवाइडेड बाई q इंटू बी होता है। तो ये प्रोटॉन सॉरी अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए q सेम है, b सेम है, v सेम है, लेकिन
जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हेंस जो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो काफी ज्यादा बड़ा होगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, ठीक है। सॉरी, अल्फा पार्टिकल के लिए जो चार्ज की वैल्यू है वो चार्ज की वैल्यू भी 2e होगी, लेकिन जो मास है वो काफी 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 ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे मास का फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होगा एज कंपेयर टू चार्ज। तो ठीक है, चार्ज उसका 2e है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, ठीक है, ओके। लेकिन मास काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से जो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल है अब भी इलेक्ट्रॉन के रेडियस से तो काफी ज्यादा बड़ा ही होगा। नेक्स्ट बताइए। चलिए आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड इतना इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी तो अब तक ड्रॉ करना समझ ही चुके होंगे, v क्रॉस b, ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। तो ये ऐसा ऐसा आ गया। भाई इस लाइन के बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इस लाइन जब ये यहां पहुंच रहा है तो वेलोसिटी ऐसे सामने की तरफ है, तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन सीधा सामने की तरफ आ जाएगा, ठीक है। टाइम बताना है, तो ये पूरे एक चक्कर का टाइम आपको पता है ना, पूरे एक चक्कर का टाइम कितना होता है? पूरे एक चक्कर का जो टाइम था वो था 2 पाई m बाय q इंटू बी। यही टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाला था। क्या अभी ये एक पूरा चक्कर लगा रहा है? नहीं, ये तो आधा चक्कर लगा रहा है। तो अभी जो हमारा टाइम है, लेट्स से उसको टी डैश लिख देता हूं, दैट इज t/2 होगा, यानी कि वो हो जाएगा पाई इंटू m डिवाइडेड बाई q इंटू बी। तो पाई की वैल्यू लिखिए, पाई इज 3.14, m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन which is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 divided by charge 1.6 into 10 raised to the power minus 19, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 10 raised to the power minus 5, ठीक है। ये टाइम निकालने के लिए वेलोसिटी वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो रेडियस या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ये बताइए? हमारे पास कितना 17.85 इंटू ये हो गया 1924, 31 माइनस 24 इज 10 रेज टू दी पावर -7, ठीक है। इतना सेकंड, दिस मच ऑफ सेकंड्स, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। अगला सवाल यह है कि दो हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, कैरी करंट आई ईच इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि ये पहला वायर है, इसमें यदि करंट ऊपर है तो दूसरे वायर में करंट की डायरेक्शन नीचे है। आई करंट है दोनों में, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है आर यूनिट का, ठीक है ना। The net magnetic field at a point midway between them, क्या मतलब हो गया? ये मिड पॉइंट, ये मतलब यहां से ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है r/2। चलिए एक बार के लिए डायरेक्शन निकालते हैं। तो पहले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो प्लेन में अंदर है, तो प्लेन में अंदर है तो ये b1 अंदर है, ठीक है। क्या वैल्यू होगा b1 का? तो B1 यानी पहले वायर की वजह से बनने वाली, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से उससे r डिस्टेंस आगे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2 पाई r, μ0I/2 पाई r की जगह क्या लिख देंगे? r/2। अब ये जो दूसरा वायर है इसमें करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो थंब ऐसा लाइन कीजिए, फिंगर कर्ल यहां पर भी कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो ये दूसरे वायर के द्वारा भी क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन में अंदर ही है, इसका नाम है B2, और B2 की भी वैल्यू कितनी है? इतनी ही है। तो B नेट कितना हो गया? B नेट हो गया B1 प्लस B2। हाँ, आपने गलत सोचा, ठीक है, ऐसा मत सोचा कीजिए। μ0I/2 पाई r/2 और एक और 2, ये 2 से 2 निपट गया, तो 2 टाइम्स ऑफ μ0I/πr। डायरेक्शन कहाँ है? अंदर, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ μ0I/πr यही होता है ना, क्योंकि इसी को तो वर्टिकली डाउनवर्ड बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई करके ये वाला ऑप्शन सही कर दिया। चलिए नेक्स्ट बताइए।
चलिए अगला सवाल ऐसा है कि दो लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर ए और बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी कैरी इक्वल करंट आई फॉलोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब जो करंट की डायरेक्शन ए में है वही बी में। तो इस डॉट का मतलब ये है कि ये करंट कैरिंग जो वायर है उसमें फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन ऐसे प्लेन में बाहर की तरफ आती हुई है, करंट बाहर की तरफ आती हुई है। मतलब ये जो प्लेन है ना, प्लेन, ये करंट ऐसे बाहर की तरफ आता है। आप जिस पेपर पे लिख रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लोर से ऊपर छत की तरफ जा रहा है, ऐसा सोचना है, ठीक है। हाँ, आपसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P लोकेटेड बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द वायर। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसके लिए अपने राइट हैंड के थंब को ऐसा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अलाइन कीजिए और पॉइंट P पर फिंगर कर्ल कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ। तो वायर A की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, दिस इज B ड्यू टू A लिख देता हूं, ये ठीक है। B में भी करंट का है, B में भी करंट है ऊपर, और इस पॉइंट P की तरफ फिंगर कर्ल कहां आ रहा है, नीचे। तो इस वायर B की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो B ड्यू टू वायर B ऐसा नीचे की तरफ होगा। चलिए B नेट यदि हमें निकालना है, इस A के लिए यदि हमें B नेट निकालना है तो B नेट इज इक्वल टू B ड्यू टू वायर A माइनस टाइम्स ऑफ B ड्यू टू वायर B, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई उस पॉइंट से वायर तक की परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ये एक जगह से सेपरेशन कितना है x, और दूसरे जगह से सॉरी प्लस नहीं माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी माइनस। तो यहां से ले लीजिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बाहर, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई डी माइनस, ठीक है, यही होगा ना। तो ये लीजिए यहां से हम लोगों ने म्यू नॉट आई बाई 2 पाई निकाला बाहर, दिस इज डी माइनस एक्स बाई एक्स टाइम्स ऑफ डी माइनस एक्स, ठीक है। तो B net is mu naught I by 2 pi D minus 2x into x into D minus 6, ठीक है। यहां पर ये मैंने ये मानते हुए सॉल्व किया है कि जो x है वो D by 2 से छोटा है, इसीलिए B ड्यू टू A में से B ड्यू टू B को माइनस किया है। फिगर देख के भी यही समझ आ रहा है कि मिड पॉइंट तो इधर कहीं होता, तो A की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड यदि ज्यादा बड़ी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है। सेपरेशन जहां से छोटा होगा उस वायर के द्वारा बनाई जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा बड़ी होगी, समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए इसका दूसरा बताइए, सो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद डिस्टेंस x। देखिए ये जो बिल्कुल मिड पॉइंट वाला पॉइंट होगा वहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। तो ये y एक्सिस के अलोंग हम लोग लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और x एक्सिस के अलोंग लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो बिल्कुल इस वायर के क्लोजर, बिल्कुल यहां जस्ट वायर के जस्ट पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनफाइनाइट। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू d बाई 2 है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है 0। मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है वो इनवर्स रिलेशन है, b पर पावर 1 है, x पर पावर भी 1 है, x नीचे है, तो ग्राफ की शेप कैसी होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, और फिर इसके आगे ये ऐसा, ठीक है। और x इज इक्वल टू d बाई 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। चलिए तो अगला सवाल कुछ ऐसा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है AB जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर का है, प्रोटॉन है P जिसकी स्पीड है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट। मतलब ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन 0.2 मीटर का दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है फोर्स
द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट ऑन द प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन पर काम करने वाला फोर्स। तो प्रोटॉन पर काम करने वाला जो फोर्स है उस फोर्स का एक्सप्रेशन है Q टाइम्स ऑफ V इंटू बी इंटू साइन थीटा। बताइए यहां पर जरा थीटा कितना है, तो थीटा आप बोलेंगे 90 डिग्री का है, क्योंकि वेलोसिटी प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बनाएगा इस पॉइंट पर वो प्लेन में अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो फोर्स हो गया Q V B साइन थीटा। Q ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज है। Q क्या है, तो Q इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी आपको दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बना रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या लिख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जगह लिख लेंगे म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, इसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंटू साइन 90, तो साइन 90 कितना है, साइन 90 है 1। ठीक है, तो E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सॉरी प्रोटॉन का चार्ज विच इज सेम एज इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 19। वेलोसिटी आपको दे रखा है 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7। करंट I की वैल्यू है, करंट I कितना है 4 एम्पियर का, डिवाइडेड बाई 2 पाई 3.14 रेडियस R यानी कि 0.2 इंटू साइन 90 विच इज 1। तो बस आपको ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बताइए भाई कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके। ये पाई से ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, ये पॉइंट उड़ा देता हूं, ये 20 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो ये 6.4 इंटू 20 इंटू 240 256 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 7 -1 और 10 रेज टू दी पावर -19 -20, यही होगा ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से फोर्स आ रहा है दिस मच ऑफ न्यूटन। ठीक है, दिस मच ऑफ न्यूटन। चलिए, ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर, तो इस पर फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर की तरफ डायरेक्टेड, फोर्स इधर की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये ऐसा कुछ चार्ज पार्टिकल जाएगा। ठीक है, तो फोर्स इज अवे फ्रॉम दी वायर, अवे फ्रॉम वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। तो अगले सवाल में है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जैसे हमारे पास 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो इन 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में यदि सेम डायरेक्शन में फ्लो होने वाला करंट है हमारे पास, मान लेते हैं करंट है इधर I1 इधर I2, इन दोनों वायर के बीच का सेपरेशन है R, तो हम लोग जानते हैं कि 2 पैरेलल वायर में यदि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो दोनों के ऊपर एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फोर्स पर यूनिट लेंथ याद कर रखा है, फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R के बराबर होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, यदि दोनों पैरेलल वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यदि डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना है। तो एक बार के लिए मान लीजिए कि यदि लेंथ हमारा 1 मीटर का हो, दोनों वायर के बीच की सेपरेशन 1 मीटर की हो, और यदि दोनों वायर में फ्लो होने वाला करंट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर का हो गया, तो ये सारे टर्म सब कुछ 1 1 1 लिख रहे हैं, तो जो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ होगा, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7, I1 I2 भी 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 पाई R भी 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये 4 पाई से 2 पाई 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो उस सिचुएशन में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 न्यूटन की। तो कहने का मतलब ये है कि 1 एम्पियर वो करंट है जो यदि 2 पैरेलल वायर्स में फ्लो कराया जाए, किसी 2 ऐसे पैरेलल वायर में फ्लो कराया जाए जिन दोनों पैरेलल वायर के बीच का सेपरेशन 1 मीटर का हो,
तो उन पैरेलल वायर के यूनिट लेंथ पर, लेंथ कितना 1 मीटर का, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁻7 न्यूटन के बराबर की होगी। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्या लिखेंगे? इट इज दैट करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू टू पैरेलल वायर्स separated by unit distance, then force experienced on its unit length will be 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। समझ गए ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर is kept along x' axis carries a steady current I along positive x direction। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें फ्लो होने वाले करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में। एट एन इंस्टेंट t अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एट अ पॉइंट xy, तो ये लेट से y एक्सिस है और ये है हमारे पास x एक्सिस। ठीक, एट एन इंस्टेंट t अ पार्टिकल जिसके पास मास है m चार्ज है q एट अ पॉइंट x, y मूव्स विथ वेलोसिटी v वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये यहां पर कोई पॉइंट है x, y, यहां पर कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी किधर है? y एक्सिस की दिशा में है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यू टू दिस कंडक्टर। तो इस इंस्टेंट पे आपको इसी इंस्टेंट पर फोर्स बताना, ये किसी टाइम t पर चार्ज पार्टिकल यहां पर था जिसके पास चार्ज है q। ऑलराइट, तो इस पोजीशन पर, ये जो पोजीशन x, y, उस पोजीशन पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। कौन बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड? तो ये कंडक्टर बनाएगा जिस कंडक्टर के पास करंट आई है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से ये जो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इसके बीच का ये सेपरेशन कितना है? तो ये वाला सेपरेशन y यूनिट का होगा भाई, ये वाला डिस्टेंस x यूनिट का होगा। तो इस पॉइंट पर ये जो कंडक्टर है ये प्लेन में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। प्लेन में बाहर की तरफ बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन पर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 I/2πr। r इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन वायर एंड दैट पॉइंट, वो वाला जो सेपरेशन है वो तो y के बराबर का है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी प्लेन में ही है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z में। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा कितना है? 90। तो हेंस इस चार्ज पार्टिकल पर काम करने वाले फोर्स का फॉर्मूला QVB sin 90 लिख दे। Q हो गया चार्ज, V हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हो गया μ0 I/2πr। r की बजाय क्या लिख देंगे? y लिख देंगे, खत्म। ये फोर्स हो गया। डायरेक्शन कहां होगा? तो V क्रॉस B, V है ऊपर, V है ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में बाहर। तो V क्रॉस B कहां है? V क्रॉस B है पॉजिटिव x एक्सिस की दिशा में। तो कहां है डायरेक्शन? डायरेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। यानी आपने भले ही थ्रो किया है ऊपर, ये चार्ज पार्टिकल जाएगा ऐसा ऐसा। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है ना, ये तो बन जाना चाहिए। नेक्स्ट बताइए। तो क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि एक स्क्वायर शेप्ड करंट कैरिंग लूप है जिसका नाम है NNOP इज प्लेस्ड नियर ए स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर AB as shown in the figure. The wire and the loop lie in the same plane. दोनों एक ही प्लेन में हैं। Loop experiences a net force F towards the wire. Find the magnitude of the force and the loop on loop side NO of the loop. ठीक है, तो इस पर नेट फोर्स बता दिया गया है आपको। नेट फोर्स निकालने पहले तो एक काम करते हैं, ये जो वायर है इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। तो इस पूरे रीजन में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? प्लेन में अंदर। ठीक, ये जो सेगमेंट PM है, PM में करंट ऊपर है। यदि करंट ऊपर है तो PM में L क्रॉस B कीजिए, L क्रॉस B आ रहा है इधर। तो इस PM सेगमेंट पर जो फोर्स काम कर रहा है इसका नाम मैं एक बार के लिए F1 रख देता हूं। ठीक, वो कहां है? टुवर्ड्स द वायर है। यदि मैं NO सेगमेंट पर बात करूं तो NO सेगमेंट पर जो करंट होगा वो नीचे होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में अंदर है। तो इस पर फोर्स इधर है, इस फोर्स का नाम F2 लिख देता हूं।
ठीक है, ऑब्वियसली ये फोर्स F1 ज्यादा बड़ा होगा, F2 छोटा होगा। ठीक है, और यदि इस Mn के बारे में हम लोग बात करें, Mn के बारे में, तो Mn में करंट है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन में अंदर, तो इस पर फोर्स होगा ऊपर और इस पर फोर्स होगा नीचे, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को निपटा देंगे। तो F नेट कितना होगा, F नेट होगा F1 माइनस F2 के बराबर। ठीक है, F नेट कितना होगा, तो F नेट होगा F1 माइनस F2 के बराबर। ठीक है, चलिए F1 लिख लेते हैं। तो F1 क्या है, F1 आप बोलेंगे कि ये दो पैरेलल वायर्स के बीच में काम करने वाले फोर्स का एक्सप्रेशन हमें पता है कि दो पैरेलल वायर के बीच में काम करने वाला जो फोर्स है वो होता है म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो R की बजाय क्या लिख लेंगे, L। लेकिन याद कीजिए ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ था, और इस PM सेगमेंट की लेंथ भी कितनी है, तो वो भी लेंथ L है। L से L निपट गया, ये कितना आ गया, ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। ये म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R फोर्स पर यूनिट लेंथ है। एक यूनिट लेंथ ऑफ द वायर पर कितना फोर्स काम करता है, हमें कितने लेंथ पर फोर्स निकालना है, हमें तो पूरे MP पर निकालना है। पूरे MP की लेंथ कितनी है, L। तो यदि एक यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स है तो पूरे वायर पर कितना फोर्स होगा, L से कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, अब F2 की वैल्यू कितनी होगी, तो F2 होगा हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, ये वाला सेपरेशन कितना हो गया, तो ये वाला सेपरेशन हो गया 2L इंटू लेंथ फिर से L से L कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ रहा है म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई R, 4 पाई R नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 पाई। तो अब F नेट कितना है, ये जो F नेट है F1 माइनस F2 के बराबर है। तो यहां से यदि आप म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई बाहर ले लें, 1 माइनस 1 बाई 2, यानी कि म्यू नॉट I1 I2 बाई 4 पाई ना, 4 पाई। ऑल राइट। तो इसी चीज की वैल्यू सवाल में बता रहे हैं कि दिस इज F। ये कितना है, F। If the loop experiences a net force F towards the wire, find the magnitude of the force on the side NO। तो भाई जो नेट फोर्स है वही तो फोर्स ऑन NO है, यही F2 ही क्या था, तो यही तो हमारा फोर्स ऑन NO था, तो ये भी कितना होगा। ठीक है, हाँ, बस नेट फोर्स टुवर्ड्स दी वायर है और NO पर भी फोर्स F ही है, लेकिन वो अवे फ्रॉम वायर AB, अवे फ्रॉम वायर AB है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है अगला कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर A1 A2 कैरिंग करंट I and 2I फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन आर केप्ट d डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला वायर, ये दूसरा वायर। पहले वायर का नाम है A1 और दूसरे वायर का नाम है A2। पहले वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है I और दूसरे वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है 2I। Where should a third straight wire A3 carrying current 1.5I be placed between A1 and A2 so that it experiences no net force due to A1 and A2। तो एक तीसरा वायर और है, इस तीसरे वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है 1.5I। ऑलराइट, इन दो वायर्स A1 और A2 के बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया गया है कि A1 और A2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। तो मान लेते हैं कि ये जो तीसरा वायर है वो तीसरा वायर यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा, यहां से डिस्टेंस होगा d माइनस एक्स। अब इन दो के बारे में बात करें तो इन दोनों में सेम डायरेक्शन ऑफ करंट होने की वजह से इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर की तरफ लगेगा। इन दोनों के बारे में बात करें तो इन दोनों में सेम करंट की डायरेक्शन होने की वजह से फोर्स इधर की तरफ लगेगा। यदि आप चाहते हैं ये जो आपका तीसरा वायर है जिसका नाम A3 है, इस A3 पर कोई भी नो नेट फोर्स, मतलब इस पर कोई नेट फोर्स ना काम करे, तो इस पर नेट फोर्स ना काम करे उसके लिए ये फोर्स F1 मस्ट बी सेम एज F2 होना चाहिए।
F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है, A1 और A3 के बीच का फोर्स का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2, तो I1 है I, I2 है 1.5 I डिवाइडेड बाई 2 पाई, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है x, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स 1.5 I इंटू 2I डिवाइडेड बाई 2 पाई, इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज d माइनस x, बस यही तो करना है। तो ये कितना आ रहा है म्यू नॉट I म्यू नॉट I 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 1.5 by x is equal to 1.5 into 2 3 divided by d minus x। तो ये हमारे पास आ रहा है 1.5d minus 1.5x is equal to 3x। तो ये लीजिए, ये आ रहा है हमारे पास 4.5x is equal to 1.5d। तो x की वैल्यू आ रही है 1.5 by 4.5 into d, यानी x आ रहा है d/3। x कितना आ रहा है d/3 आ रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस है d/3, ये यदि ये डिस्टेंस d/3 है तो ये वाला डिस्टेंस 2d/3 है, ठीक है। Does the net force acting on A3 depend on the current flowing through it? अब जो नेट फोर्स है, यदि यहां पे 1.5 I की जगह xi होता, तो नेट फोर्स लिखने के लिए आप जब कभी भी नेट फोर्स लिखते हैं इस पर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स लिखने के लिए मान लेते हैं किसी दूसरे पोजीशन पर भी होता, अभी के लिए तो नेट फोर्स कितना है 0 है। यदि इस इंस्टेंट पे बात करें तो इस इंस्टेंट पे ये जो भी करंट यहां है वही करंट यहां है, तो ये लोग दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो इस इंस्टेंट के लिए करंट पर, मतलब इस पोजीशन के लिए जब ये वायर d/3 डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, फिर तो इसमें से कुछ भी करंट फ्लो करा दीजिए, एफ नेट हमेशा 0 ही होगा। लेकिन किसी दूसरे पोजीशन के बारे में बात करें तब, मतलब कि ये वायर यहां ना हो करके किसी दूसरे पोजीशन पर होता, यहां होता जहां इस पर एफ नेट 0 नहीं होता, तो फिर करंट पर डिपेंड करता। तो फिर तो एफ नेट निकालने के लिए यदि ये 1.5 सॉरी ये d/3 की बजाय किसी भी दूसरे पोजीशन पर होता, तो इस पर एफ नेट विल बी इक्वल्स टू f1 माइनस f2, माइनस करके निकालते तो f1 और f2 दोनों में 1.5 एम्पियर का करंट आ रहा होता। आ रही बात समझ, ठीक है। तो फॉर दिस पोजीशन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू द A3, फॉर एनी अदर पोजीशन फोर्स विल डिपेंड ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू A3। चलिए नेक्स्ट बताइए। तो अगला है हमारे पास कि एक स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो सवाल ये है कि एक स्क्वायर शेप्ड प्लेन कॉइल है जिसका एरिया दे रखा है, 200 टर्न्स है ऐसा बता दिया गया है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर का है। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इसका मतलब ये है कि जो कॉइल का प्लेन है, लेट से ये है कॉइल, तो कॉइल के प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है वो भी यहां से 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो लेट से एरिया वेक्टर भी प्लेन में अंदर है, मान लेते हैं इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो एरिया वेक्टर है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी है अंदर, ठीक है। यही तो मतलब हुआ ना। फाइंड द टॉर्क ऑन, तो कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द कॉइल व्हेन इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन विच ओरिएंटेशन विल द कॉइल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ऑलराइट, तो इस सिचुएशन में जब थीटा जो कि हमारा एंगल है, वो एंगल बिटवीन थीटा जो है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यदि ये थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री है, मतलब जिधर एरिया वेक्टर है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो इस सिचुएशन में टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है BINA इंटू साइन थीटा, टॉर्क का ही फॉर्मूला होता है ना। तो साइन 0 कितना होगा 0, तो टॉर्क अभी के लिए कितना होगा 0 होगा।
ठीक है। किसी दूसरे सिचुएशन में जब एंगल 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री ध्यान से देखिए, ये प्लेन है, प्लेन कॉइल का प्लेन 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब किसी दूसरे सिचुएशन में ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल यदि मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? एरिया वेक्टर इधर होगा, और वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री, सॉरी एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का, है ना। तो इस सिचुएशन में यदि हम लोग टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क इज BINA साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो B हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें दे रखा है 0.2 टेस्ला, करंट हमारे पास है 5 एम्पियर का, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 200, और एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10⁻⁻⁴ साइन थीटा इज हाफ। ठीक है, तो ये यहां से डेसिमल हम लोग उड़ाते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, एक 0 से ये एक 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। हाँ, कितना आ जाएगा? तो 5 इंटू 2 10 इंटू 00 और इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये तो आ रहा है 10⁻⁻⁻1 यानी 0.1 न्यूटन मीटर। टॉर्क की ऐसा यूनिट तो कितनी होगी? न्यूटन मीटर ही होगी ना। ठीक है, ऑलराइट। इन विच ओरिएंटेशन विल द कॉइल बी इन स्टेबल पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या? पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस टाइम्स ऑफ m वेक्टर डॉट सॉरी, एक 0 में मिस कर गया, यस 1 आएगा, तो ये आएगा 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, हाँ। स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस टाइम्स ऑफ m वेक्टर डॉट b वेक्टर। m है डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जब ये आपका थीटा 0 डिग्री का होता है, थीटा जब 0 डिग्री का होता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, विच इज माइनस m इंटू बी होता है। और जब थीटा 180 डिग्री का होता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, विच इज प्लस mb के बराबर। तो ये वो पोजीशन है जिसे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, और ये वो पोजीशन है जिसे हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। यानी जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री का होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और 180 डिग्री वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाँ, अगला सवाल क्या है कि क्लोजली वाउंड सॉलिनॉइड है, 2000 टर्न्स हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, और जो यहां पर फ्लो होने वाला करंट है वो 4 एम्पियर का है। सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द सॉलिनॉइड, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सॉलिनॉइड इफ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले पार्ट के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है, हाँ बताइए, 2000 है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर ही है, और फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर की। ठीक है, कितना आ गया ये बताइए? तो 16 इंटू 4 इज 64। ठीक है, और 64 इंटू 2 इज 128। ठीक, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 128 क्या क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर। 128 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि टॉर्क की वैल्यू बता दो।
तो टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है। m हमारे पास है 1.28, जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ लिख दूं, तो ये कितना आ गया हमारे पास बताइए? 4.8 इंटू 10⁻⁻²। टॉर्क है तो कितना होगा ऐसा यूनिट? न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। एक एमीटर है जिसके पास रेजिस्टेंस है 0.8 ओम का, कैन मेजर अ करंट अप टू 1 एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एमीटर टू मेजर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक एमीटर, और इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0.8 ओम का है। ये कितना करंट मेजर कर सकता है? तो ये करंट मेजर कर सकता है बस 1 एम्पियर। तो हमें क्या करना होगा? हमें लगाना होगा इसके साथ एक दूसरा छोटा सा शंट। दूसरा छोटा सा शंट कितने ओम का लगाएं ताकि ये मेजर करने लग जाए 5 एम्पियर करंट। ठीक है, वेरी गुड। 5 एम्पियर करंट इधर से आएगा, तो इधर तो मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर ही जा सकता है, तो रिमेनिंग 4 एम्पियर करंट शंट वाले रास्ते चला जाएगा। हमें इसी शंट की वैल्यू चाहिए, तो शंट और एमीटर कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। तो जो वोल्टेज अक्रॉस शंट होगा वही वोल्टेज अक्रॉस एमीटर भी रहा होगा। ऑलराइट, तो वोल्टेज अक्रॉस शंट इज 4 एम्पियर इंटू शंट एस। वोल्टेज अक्रॉस एमीटर इज 1 इंटू 0.8। तो ये लीजिए शंट एस की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8/4। 0.8/4 बोले तो 0.2। ठीक है, खत्म। तो रिक्वायर्ड शंट इज 0. नेक्स्ट बताइए। तो पहला सवाल क्या है? Why is the magnetic field radial in moving coil galvanometer? How is it achieved? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मेन रोल ये होता है। कैसे अचीव करते हैं? तो अचीव तो ऐसे करते हैं कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं उसके दोनों एंड से हेमी स्फेरिकल पोर्शन ग्रूव आउट कर देते हैं। ठीक है, हेमी स्फेरिकल पोर्शन ग्रूव आउट कर देते हैं। तो अब यहां से निकलने वाली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यही मैग्नेटिक फील्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। रेडियल मतलब इस सर्कुलर रीजन में रेडियस के अलोंग। ओके, तो ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से होता यह है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला BINA साइन थीटा होता है, तो ये थीटा हमारा मैक्सिमाइज करने का एम होता है, और वही थीटा मैक्सिमाइज हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके करते हैं। यानी कि ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी थीटा 90 आ जाता है। थीटा 90 आते ही जो करंट कैरिंग कॉइल पर जो टॉर्क लगता है, यानी करंट की वजह से जो टॉर्क लगता है वो BINA अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हो जाता है। तो कॉइल पर करंट की वजह से टॉर्क, वो स्प्रिंग की वजह से टॉर्क नहीं, उसका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, वो तो K टाइम्स ऑफ फाई होता है डिफ्लेक्टिंग एंगल। तो करंट की वजह से काम करने वाला जो टॉर्क है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जो ये एंड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो एंड से हम लोग हेमीस्फेरिकल पोर्शन ग्रूव आउट कर देते हैं, काटकर बाहर निकाल देते हैं। चलिए दूसरा वाला सवाल बनाते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है G, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट by connecting a resistance of R in the series with it. All right. How much resistance will be required to change its range from 0 to V/2? तो दूसरे पार्ट के लिए ये है हमारे पास क्या? गैल्वेनोमीटर। इस गैल्वेनोमीटर से हम लोगों ने लगाया रेजिस्टेंस R। इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G यूनिट का है। रेजिस्टेंस कितना है? G यूनिट का है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो G। अभी यहां पर जो वोल्टेज है वो V वोल्ट का है, तो आप इस V को क्या लिखेंगे? यहां से फ्लो होने वाला करंट है IG, तो दिस V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब आगे आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे आगे ये बोला जा रहा है कि इसकी रेंज 0 से V/2 करनी है, मतलब रेंज घटाना है।
तो रेंज घटाने के लिए इस रजिस्टर को खोलकर हटाना पड़ेगा, तभी तो रेंज घटेगा, क्योंकि ये जितना बड़ा रेजिस्टेंस होता है उतना बड़ा रेंज ऑफ वोल्ट मीटर होता है। तो रेंज घटाने के लिए ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसमें लेट से हम लोगों ने R डैश यूनिट का रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकता है वो अब भी वही IG ही है। ऑलराइट, इसका अपना रेजिस्टेंस, तो इसका अपना रेजिस्टेंस वो G ही है, G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V/2 है, तो दिस V/2 इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R डैश, G प्लस R डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यदि आप एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास V/2 बाई V होगा, दिस इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R डैश डिवाइडेड बाई IG इंटू G प्लस R। IG से IG कैंसिल आउट हो गया, ये V से V भी कैंसिल आउट हो गया, 1/2 इज G प्लस R डैश बाई G प्लस R। तो इसके आगे का मैं इधर सॉल्व कर देता हूं कि दिस इज G प्लस R इज इक्वल टू 2G प्लस 2R डैश। तो G माइनस 2G प्लस R बाई 2 इज इक्वल टू R डैश। तो R डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, R माइनस G बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का आंसर। ठीक है,